अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में अलाउद्दीन साहब अपने बेटे के पास बैठे हुए होते हैं और उससे देख रहे होते हैं कि इस दौरान गोंजा कमरे के अंदर दाखिल होती है और ये मंजर देखती है और वो भी उनके पास आकर बैठ जाती है। उनका बच्चा सो रहा होता है। गोंजा कहती, इसे देखो अलाउद्दीन, बाहर ढोल की आवाज भी इसकी नींद खराब करने के लिए काफी नहीं हुई, बिल्कुल अपने मदरसे वाले बाप जैसा है ना। और फिर अलाउद्दीन साहब गोंजा से कहते, जरा मेरे पास आओ। तो गोंजा उसके पास बैठ जाती है। अलाउद्दीन साहब कहते, साफ जाहिर है कि इसने सुकून अपने बाप से और जिद के साथ खूबसूरती अपनी माँ से ली है ना। गोंजा कहती, यकीनन ऐसा ही है। अपने नाम की तरह हमारी जिंदगी में खिजर की तरह आया, हमारा बच्चा हमारे लिए बरकत लाया। अलाउद्दीन कहता, अल्लाह का शुक्र है खातून, अल्लाह का शुक्र है। और फिर गोंजा कहती, अलाउद्दीन तकरीब जारी है, चलो चलें। अलाउद्दीन कहता, अभी चलते हैं खातून। तो गोंजा अलाउद्दीन के चेहरे की जानब देखती है और कहती, इधर देखो। और अलाउद्दीन को उदास देकर कहती, अलाउद्दीन तुम उदास हुए, इस वजह से यहाँ आए हो। अलाउद्दीन कहता, तुम क्या कह रही हो गोंजा, मैं क्यों उदास होने लगा, भला ऐसा हो सकता है। और फिर कहता, यानी मुझे क्या पता, अभी फातिमा और कल को हलीमा, बड़ा भाई होना बहुत मुश्किल है गोंजा। गोंजा कहती, आह मेरे मदरसे वाले, अब समझे मेरे भाई को। अलाउद्दीन कहता, खबरदार खातून, खबरदार मेरे बच्चे के सामने इसका नाम अपनी जबान पर न लाना, अल्लाह माफ करे, तुम क्या कह रही हो। गोंजा कहती, ठीक है, मेरा बेटा अपने मदरसे वाले बाप पर जाएगा। अलाउद्दीन कहता, यकीनन अपने बाप दादा जैसा होगा, और क्या होना था। गोंजा कहती, हाँ ऐसा ही है, वैसे मैंने इसलिए कहा था, वो कहते हैं ना। अलाउद्दीन कहता, तुम अब मजीद कुछ ना कहो गोंजा। गोंजा कहती, मैं बाजियों को खबर कर दूं ताकि वो आकर बच्चे की देखभाल करें। और उठकर जाने लगती है तो कहती, मैंने बस ऐसा ही कहा था, बच्चे अपने मामू पर जाते हैं इसलिए मैंने कहा। और वहां से भाग जाती है। और फिर पीछे से अलाउद्दीन अपने बच्चे की जानब देखते हैं और कहते हैं, मैं तुझे अता करने वाले पर कुर्बान जाऊं, मेरा बेटा, मेरा शेर। जबकि बाहर हम देखते हैं कि शादी की तकरीब हो रही होती है। फातिमा खातून खड़ी हुई होती है, जबकि बाकी तमाम सिपाही अपनी हाथों में ढालें लिए, तलवारें हाथ में पकड़े मौजूद होते हैं। नीलोफर, हलीमा, गोंजा और बाकी खवातीन भी वहीं मौजूद होती हैं। और फिर एक जानब से एवरनोस अपने हाथ में तलवार और ढाल पकड़े आता है और फातिमा खातून के पास आ जाता है और उसके सामने खड़ा होकर उसे देखता है। और फिर इसके बाद अपनी तलवार ढाल के साथ बजाता है और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग जाता है और साथ ही साथ रक्स भी करता है और अपनी तलवार को ढाल के साथ बजाता है। सब लोग ये मंजर देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। और फिर इसके बाद एवरनोस फातिमा के सामने झुककर बैठ जाता है और अपने सीने से एक मिट्टी का थैला निकालता है और कहता है, फातिमा खातून, और उसे फातिमा के सामने ढेल देता है और कहता है, ये मिट्टी रोमेली मिट्टी है, हमारे सुल्तान के बताए हुए मुबारक उफ़क़ से अभी फतह होने से पहले ही मैं तुम्हारे लिए ये पहला तोहफा लाया हूँ। हमारी फतह से वो हमारा वतन बन जाएगा, हमारा घर हमारा वतन बन जाएगा। मैं चाहता था कि इस मिट्टी पर सबसे पहले तुम कदम रखो, जहाँ तुम कदम रखो वो मेरे लिए वतन है। और फिर फातिमा खुश होते हुए उस मिट्टी पर अपना पांव रख देती है। तो शामिल कहता, हाय माशाल्लाह, मारो तलवारें ढालों पर बहादुरो। और फिर एक सिपाही बुलंद आवाज से कहता, एवरनोस साहब ने क्या किया। तो सब सिपाही कहते, फिलादियोस को दफन किया, अपने बाप एवरनोस की हकीकत को पाकर आया है। सब सिपाही अपनी तलवारें ढालों से बजाते हैं और उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और फिर वो सिपाही कहता, फातिमा खातून का दिल जीतने के लिए, इस मुकद्दस अमानत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो सब सिपाही कहते, बाज़ंतीनियों की सजी हुई जर्रा को उतार फेंका और अपनी नस्ल कैप्चाक से जा मिले, रोमेली की मिट्टी को छान कर इसके कदमों में बछा दिया। और फिर वो सिपाही पूछता, क्या इसने अपनी तलवार पर दाग लगने दिया, क्या इसने अपने मकसद से गद्दारी की। तो सब कहते, ना इसने दाग लगने दिया और ना ही गद्दारी की, अपने सब्र, अपनी तलवार और मोहब्बत से उस्मानियों से वफादारी निभाई। और फिर जरकुता कहता, तो फिर अल्लाह मुबारक करे। सब कहते हैं, आमीन आमीन, सब खवातीन। और फिर आखिर में फातिमा भी कहती है, आमीन। नाजरीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सिपाही अपनी तलवारें ढालों के साथ बजाते हुए महल के अंदर भी आ जाते हैं, जबकि एवरनोस और फातिमा खातून भी अपने कमरे की जानब आ रहे होते हैं, जबकि सब खवातीन और सिपाही भी उनके पीछे पीछे होते हैं। और फिर कमरे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद एराज से मलहून खातून एक बर्तन लेती है और कहती, तुम्हारे घर की बरकत ज्यादा हो, तुम्हारा रिज़्क एक हो, इसके अंदर मौजूद गंदम की तरह बढ़ो फलो, तंगी इस दरवाजे से अंदर दाखिल न हो। और वो गंदम वाला बर्तन फातिमा को दे देती है और फातिमा बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे नीचे गिराकर तोड़ देती है। और फिर इसके बाद मलहून खातून शहद वाला बर्तन लेती है और कहती, शहद खाओ ताकि तुम्हारी बातें मीठी हों और तुम्हारा दिल कशादा रहे, इस घर में कोई करवाहट न रहे, तुम्हारा हर एक लफ्ज एक दूसरे के लिए शिफा हो। और मलहून एक चम्मच फातिमा को शहद खिलाती है। जरकुता कहता, ताकि जबान मीठी रहे, यह सबसे अहम है। और एवरनोस को इशारा करता है तो एवरनोस समझ जाता है और मलहून से कहता, माँ आप इसे थोड़ा और दें। फातिमा कहती, दरअसल तुम्हें
इसकी ज्यादा जरूरत है। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लग जाते हैं और फिर इसके बाद फातिमा खातून कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है और एराज फौरन कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है, जबकि जरकुताई और बाकी सब सिपाही एवरनोस को घेर लेते हैं। और फिर गोंजा खवातीन से कहती चलो चलते हैं। और फिर गोंजा, स्पोर्चा और बाकी सब खवातीन वहां से रवाना हो जाती हैं और सब सिपाही एवरनोस के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और अपने हाथों को इस तरह तैयार करने लग जाते हैं जैसे अभी किसी से लड़ाई लड़नी हो। यह सब देखकर एवरनोस हैरान हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ हो क्या रहा है। जरकुताई कहता वाकई तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं है। एवरनोस पूछता क्या? तमीर बोगा कहता तुम सीख जाओगे एवरनोस साहब, तुम सीख जाओगे। एवरनोस पूछता सरदारों में क्या सीखूंगा, अब पीछे क्या बचा है? तो शामिल हंसते हुए कहता फिर भी ज्यादा परेशान न करें भाइयों। एवरनोस कहता भाइयों देखो मेरी बीवी इंतजार कर रही है। जरकुताई कहता हाँ इंतजार कर रही है, चलो भाइयों। और फिर जरकुताई और बाकी सब सिपाही जोर जोर कर उसे थपकी देने लग जाते हैं और उसकी पीठ पर जोर जोर कर थप्पड़ मारते हुए उसे कमरे के अंदर घुसा देते हैं और फिर इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और फिर बाहर तमीर बोगा कहता लो अब वो सीख गया, जबकि दरसून भी हंस रहा होता है और सब लोग दरसून की जानब देखते हैं। जरकुताई कहता क्या तुम्हें पसंद आया? इस पर दरसून खामोश रहता है और हाँ में सर हिलाता है। और फिर जरकुताई दरसून को पकड़ते हुए कहता चलो अब तुम्हारी बारी आए। और सब लोग वहां से खुशी खुशी रवाना हो जाते हैं। और फिर अंदर कमरे में एवरनोस फातिमा के पास आता है तो फातिमा उठती है और एवरनोस के पास आती है। एवरनोस कहता फातिमा मेरी फातिमा क्या अब इजाजत है? तो फातिमा कहती इजाजत है। तो एवरनोस फातिमा का घूंघट उठाता है और फातिमा को देखता है और देखता ही रह जाता है। फातिमा कहती अब मेरे नाम और अल्फाज के साथ मैं अब एवरनोस की फातिमा हूँ, सिर्फ तुम्हारी फातिमा। तो एवरनोस कहता क्या ये कोई ख्वाब है? अगर ऐसा है तो मैं जागना नहीं चाहता। फातिमा कहती ये हकीकत है। और फिर इसके बाद एवरनोस एक हार निकालता है और उसे फातिमा के गले में पहना देता है और कहता ये हार तुम्हारी खूबसूरती की महज एक छोटी सी मोहर है, वरना तुम्हें तुमसे ज्यादा कीमती क्या दिया जा सकता है? तुम मेरा सबसे नामुमकिन ख्वाब थी, अब तुम मेरी वाहद हकीकत बन गई हो। और उसके माथे पर बोसा लेता है और कहता जब तुम सगोत की गलियों में थी तो मैंने तुम्हें पिंजरे का परिंदा कहा था। इस दिन मैंने परिंदों को आजाद कर दिया था ताकि वो ऐसी तकदीर की तरफ न उड़े जो वो नहीं चाहते। क्या तुम्हें याद है? फातिमा कहती मुझे याद है, इन परिंदों के परों की आवाजें आज भी मेरे कानों में है, शायद इसी दिन हमारी तकदीर बदल गई थी। और फिर एवरनोस एक जानब आता है और एक पिंजरे से कपड़े को हटाता है और उसके अंदर एक परिंदा होता है। एवरनोस कहता यह परिंदा रोमेली जाने वाला पहला कासद बने, तुम्हारी मोहब्बत के साथ उड़े, हमारे खानदान की खुशखबरी को इन जमीनों तक ले जाए। इस पिंजरे की भी और इस पिंजरे की चाबी भी तुम्हारे पास है। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो बल्कि मेरे दिल के पिंजरे की भी मालकन हो। यह सुनकर फातिमा बहुत खुश होती है और उस पिंजरे की चाबी को निकालती है और उसका ताला खोलती है। और फिर एवरनोस उस पिंजरे में से परिंदे को निकालता है और उसे बाहर खिड़की से आजाद कर दिया जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। और फिर एवरनोस फातिमा से कहता फातिमा मेरे लिए तुमसे पहले का वक्त एक बड़े खला की तरह था, अब तुम ही मेरा घर हो और तुम ही मेरा वतन हो। और उसे गले से लगाता है। जबकि बाहर आगे बढ़ते हुए स्पोर्चा बाकी खवातीन से कहती है तो उरहान साहब आज सिर्फ आशिकों का ही नहीं बल्कि एक ख्वाब का भी नकाह पढ़ा रहे हैं। रोमेली से लाई गई वो काली मट्टी। और फिर बताती है मेरे महल में मट्टी को धूल कहा जाता था जबकि यहाँ इसे वतन कहते हैं। तो गोंजा कहती क्योंकि हमारे यहाँ जमीन इसलिए हासिल नहीं की जाती कि इस पर महल बनाए जाएं, बल्कि इसलिए हासिल की जाती है इसमें जिंदगियां बोई जाएं। ये हमारे शहीदों के खून से सैराब होती है, इंसाफ के साथ पौधे उगाती है। वतन सिर्फ वो जगह नहीं जिस पर हम कदम रखते हैं बल्कि वो जगह है जो हम अपने बच्चों को अमानत के तौर पर देते हैं और जहाँ हम अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। और फिर नीलोफर कहती शुरू में बाज़ंतीनियों की इन नाकाबिले तस्खीर ठंडी दीवारों के बाद मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन इंसान जैसे जैसे जिंदगी गुजारता है तो समझ जाता है वतन किसी मकसद के लिए पनाह लेना है। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगता, तुम भी समझ जाओगी। और फिर मलहून कहती मट्टी किस कदर इंसान से मुशाहबत रखती है, जो सही नीयत से आता है वो अपनी जगह पा लेता है। और फिर इसके बाद सब आगे बढ़ते हैं तो हलीमा मलहून से कहती माँ शायद आज रात में आपके साथ खेलूंगी। तो मलहून हंसते हुए कहती आओ मेरी मेहंदी वाली बेटी आओ। और सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।